अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी। सीरियल नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी परसेंट होती है। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है 0.3%, दूसरा ऑप्शन है 0.03%, तीसरा ऑप्शन है 3% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसमें जो है CO2 की मात्रा जो है ये 0.03% ना होकर के 0.04% होता है। ठीक, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 0.04% है। ये CO2 की मात्रा हो गई। और O2 हमारे वायुमंडल में, जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे वायुमंडल में 20.95% प्रेजेंट है। और जो नाइट्रोजन है वो 78.08% है और आर्गन 0.93% है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन जो सही हो गया वो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बी ऑप्शन क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसमें कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। हाइड्रोजन गैस मिलने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है। ठीक, ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉलीथीन के जलने से निकलती है, जिसको जहरीली गैस मानी जाती है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। ठीक, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा CO2। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और जो डी ऑप्शन है ऑक्सीजन, वो जो है हम लोग सांस लेते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, 27 का सी ऑप्शन राइट अप देखिए राइट आंसर है। 28 देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की। नंबर 1 है प्रेस्टीले ने, नंबर 2 है कार्ल सीले ने, नंबर 3 है विलियम हार्वे ने, नंबर डी है ए और बी दोनों। तो जो ऑक्सीजन की खोज की थी ए और बी दोनों लोगों ने की थी, प्रेस्टेले और कार्ल सीले सर ने की थी। और विलियम हार्वे सर जो हैं, इन्होंने रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, तो इसमें जो है ए और बी ऑप्शन सही है। ठीक, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। मतलब हम कितने डिस्टेंस पर मतलब पृथ्वी से कितने ऊपर चले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नगण्य होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये है पहला ऑप्शन 50 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है 80 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 120 किलोमीटर। तो मित्रों मैं बता दूं आपको, 120 किलोमीटर पे जो हम लोग ऊपर चले जाते हैं पृथ्वी की तल से, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा एकदम जीरो हो जाती है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है ये कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का सबसे गर्म परत माना जाता है। जो वायुमंडल है उसमें टोटल जो है 5 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे गर्म लेयर कौन सा होता है। देखो पहला ऑप्शन है थर्मोस्फेयर, दूसरा ऑप्शन है मेसोस्फेयर, तीसरा ऑप्शन है आयनोस्फेयर और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखो थर्मामीटर का उपयोग हम लोग कब करते हैं। थर्मामीटर का उपयोग हम लोग करते हैं ताप नापने के लिए। तो ताप मतलब थर्मा थर्मोस्फेयर, मतलब वायुमंडल में जो सबसे गर्म परत होता है वो थर्मोस्फेयर होता है। ठीक, आइए 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 32 है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नियान। तो ये बताइए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर,
हाइड्रोजन है। और ऑप्शन बी जो ऑक्सीजन है वो हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी जो नाइट्रोजन है ये गाड़ियों के टायर में डाला जाता है क्योंकि ये ठंडा होता है। और जो नियान गैस है ये फोटोग्राफी और रेडियो में यूज किया जाता है, गैस लेजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे जहरीली गैस है? जो सबसे जहरीली की जिसको जो मतलब एकदम पॉइजन माना गया है, वो कौन सी गैस है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, या जाई लाल ब्रोमाइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें देखो, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये भोपाल त्रैसदी जब हुई थी तो उसमें लीक हुआ था, जिसके कारण जो है बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। ठीक, तो है तो जहरीली ये भी। और जाई लाल ब्रोमाइड ये भी जहरीली है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है पॉलीथीन के जलने से निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये जली हुई माचिस की गंध जैसी आती है। जैसे जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तब जो गंध आती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, तो इसमें सबसे, लेकिन ये है तो सब गैस जहरीली, लेकिन इसमें सबसे जहरीली गैस जो है वो जाई लाल ब्रोमाइड गैस है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियान, ऑप्शन सी है जिनान, ऑप्शन डी है रेडान। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, और जो नियान गैस है ये फोटोग्राफी में, रेडियो में गैस लेजर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो जिनान गैस है लैंप बनाने में, गाड़ियों की हेडलाइट, जो महंगी गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। और रेडान जो गैस होती है ये भूवैज्ञानिक जांच है, भूवैज्ञानिक में या फिर जांच चिकित्सा में, जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो उनमें उपयोग किया जाता है, मेडिकल लाइन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमने जैसा कि पहले ये ऑप्शन लगा दिया था, तो इसमें हाँ ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका कहने का मतलब ये है। तो देखते हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, जिंक है। तो मित्रों इसमें एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में है। ठीक, तांबा 2% है, जिंक 0.004%, और एल्युमिनियम है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल का मतलब ये है जो पौधों में, मतलब जो जीवित पौधों में जीवित, जैसे कोई भी लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर पाया जाता हो वो जैविक अम्ल कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पौधों में, या पोटेशियम और कैल्शियम के रूप में जो है पाया जाता है। ये कहाँ ज्यादा मात्रा में? टमाटर और पालक वगैरह में पाया जाता है। बाकी कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टांसिल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो इपिग्लाटिस है, मतलब जो जिसको हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि हमारे जो है कौवा है, कौवा इसको हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इपिग्लाटिस या फिर टांसिल बोलते हैं। ठीक, उसका मुख्य काम क्या है? लार का निर्माण करना, सलाइवा का निर्माण करना है, या रोगाणुओं का विनाश करना है, या फिर हार्मोन का, मतलब कि हार्मोन का सिक्रेशन करना है, या खमीर मतलब बैक्टीरिया, फंजाई फंजाई का जो है स्राव करना। तो इसमें से इसका जो ऑप्शन सही है वो बी, मतलब जो हमारे रोगाणु का विनाश करना उसका मुख्य कार्य होता है। ठीक, 38 हो गया। 39 देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है?
तो मित्रों, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, मान लो कोई अलग धातु जैसे तांबा है और मान लो कि एक लोहा है, अगर हमने मिक्स कर दिया तो उसको मिश्र धातु कहा जाएगा, ठीक। लेकिन अमलगम क्या होता है? अमलगम भी पता होना चाहिए पर क्या होता है। तो पारा और कोई धातु, जैसे पारा है और कोई अलग से धातु, उसमें कोई अलग धातु मिला दिए तो उसको अमलगम धातु बोलेंगे। क्षारीय धातु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक क्षारीय धातुओं को मिला दिया जाए तो वो क्षारीय धातु होते हैं। उत्कृष्ट धातु क्या होते हैं? अब जैसे कि नमी के संपर्क में रहने के बाद भी जिसमें क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम मात्रा में हो, वो जो है उत्कृष्ट धातु होते हैं। लेकिन जो हमारा आंसर है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बुझा चूना, दूसरा ऑप्शन है बिना बुझा चूना, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर और डी ऑप्शन है जिप्सम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिना बुझा चूना, ठीक है। आइए 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की, शिशु की। तो मैं आपको बता दूं, बी बी आंसर इज ए राइट आंसर। जीवाश्म का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। भवन, किसी मकान का पता लगाने के लिए उसमें या तो जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उससे पता लगाया जा सकता है, या तो फिर मान लीजिए कि जब हमने घर बनवाया तो हमने एक बोर्ड लगवा दिया तो उससे पता लगाया जा सकता है। अगर किसी कोई चिल्ड्रन है, नवजात शिशु है, अगर उसकी आयु का पता लगाना है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र या फिर हॉस्पिटल से मिला हुआ कोई डॉक्यूमेंट, उससे पता लगाया जा सकता है। लेकिन पत्थर का अगर पता लगाना है कि ये कितने साल का होगा, तो इसके लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाती है, ठीक। और ये जो कार्बन डेटिंग की जाती है, ये जीवाश्म के लिए की जाती है, तो इसका बी आंसर इज राइट आंसर है। पत्थर के लिए मैं बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए रेडियोमेट्रिक जांच की जाती है, ठीक। आगे देखते हैं 32 नंबर। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ये आप लोगों को पता होगा, पीला, लाल, सफेद या मैजेंटा। तो इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, पीला रंग बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पशुओं को किसके कारण खुरपका या मुंहपका रोग होता है? पशुओं में किसके कारण खुरपका या मुंहपका रोग होता है, जिसके कारण उनके पैर के नीचे जो है पक जाता है या मुंह के अंदर पक जाता है, मतलब फोड़ा टाइप का हो जाता है, उसको मुंहपका, या तो पैर में अगर हो जाएगा तो खुरपका बोलेंगे, ठीक है। किसके कारण होता है? जीवाणु के, प्रोटोजोआ के, विषाणु के या कीट के। तो इसमें सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर है, विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। तो आर्गन आप लोग जानते हैं कि एक जो है अक्रिय गैस है, ठीक। और मीथेन कैसी गैस है? मीथेन जो है जीवाश्मों के दबे होने के कारण जब सड़ जाते हैं तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक। मीथेन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है, तो ये आर्गन और मीथेन तो हो नहीं सकता है। अब बाकी देखते हैं, पारे का वाष्प और आर्गन ये हो सकता है, तो बी आंसर इज ए राइट, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बाकी हीलियम और पारे का वाष्प ये भी नहीं है, हीलियम और आर्गन ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं 45 नंबर है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, उसके शुद्धता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? जब कोई ठोस वस्तु रहेगी तो वो क्या होगा? सबसे पहले अगर मान लीजिए गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा या मेल्ट होगा, तो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? गलनांक बिंदु के द्वारा, कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब वो गलना शुरू किया, मान लीजिए कि सोना है, ठीक। हम कैसे पता लगाएंगे कि सोना शुद्ध है या अशुद्ध है? कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड जो है एकदम शुद्ध होता है।
लेकिन कैसे? जब वो जितना उसका टेम्परेचर तय किया हुआ है, जब उस टेम्परेचर पे वो गलना शुरू होगा, तभी हम पता लगा पाएँगे कि हाँ, ये जो है शुद्ध ठोस की शुद्धता का निर्धारण हम उसके गलनांक बिंदु द्वारा करते हैं, ठीक है? बाकी आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन है संगीत के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है संवेग के सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन है समांतर बल के सिद्धांत पर। तो मित्रों, ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही है, समांतर बल के सिद्धांत पर काम करता है, समांतर बल के नियम पर काम करता है। आइए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को, एल्युमिनियम को, पोटेशियम को, प्लेटिनम को। तो ये बताइए, एल्युमिनियम को आप काट सकते हैं चाकू से? नहीं कटेगा। कै क्योंकि आप लोग प्रॉपर यूज़ में ला लेकर के आते होंगे, बहुत सारे बर्तन हैं, घर में होंगे, ठीक है? नहीं काट पाएँगे आप चाकू से। पोटेशियम में सपो आप लोग वैसे तो यूज़ मतलब प्रॉपर जनरल लाइफ में नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन पोटेशियम से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, तो इतना आसान नहीं है चाकू से काट पाना। बाकी प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक? तो ए आंसर इज ए राइट आंसर, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? ठीक, तो इनके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल 56 तत्व मौजूद थे। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नायरल में, उपरोक्त सभी में। अच्छा ये बताइए, उड़ता हुआ वायुयान है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कहाँ से होगी? वो स्थिर तो है नहीं। गिरता हुआ नायरल, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि वो स्थिर तो है नहीं, ठीक। उसमें तो गतिज ऊर्जा होगी इन दोनों में, क्योंकि एक एक उड़ रहा है और एक गिर रहा है। चाहे उड़ रहा हो, अपने समांतर उड़ रहा हो, चाहे अपने अपोजिट गिर रहा हो, तो उसमें इन दोनों में तो गतिज ऊर्जा होगी। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती। उपरोक्त सभी में कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। ठीक, तो बांध के पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो रुका हुआ होता है। जब बांध के पानी को अचानक से खोलेंगे, तब वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा में चेंज हो सकता है, जिस ऊर्जा में हम चेंज करना चाहें, ठीक। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि बांध को पानी को रोक करके बिजली बनाया जाता है, लाइट बनाया जाता है, ठीक। या फिर और भी बहुत चीजों में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 और लास्ट क्वेश्चन है, जी का मान किसने ज्ञात किया? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन साहब ने, हेनरी साहब ने। तो मित्रों, इसका जी का मान जो ज्ञात किया था वो हेनरी साहब ने ज्ञात किया था। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएं। तो इसी श्रृंखला में आगे और क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड